Hello and welcome everyone to Mama's Academy. Today we will learn about auxiliaries verb versus modal verb part 2. इसमें हम जानेंगे modal verb के definition और उनके uses. तो वीडियो में बने रहिए अंत तक और देखिए modal verb के क्या क्या होते हैं uses. So let's get started. Modal auxiliaries verb. These verbs express certain mood और conception of mind. यानी ये जो modal auxiliaries होते हैं ये किसी certain mood को या mind की किसी certainty को दिखाते हैं. They are used with main verb. इनका use हम करते हैं main verb के साथ. Main verb जैसे eat, go, sleep, read, write ये होते हैं हमारे main verb और इनके साथ हम use करते हैं modal auxiliaries verb का. So they are known as helping verbs too. और यही रीजन है कि चूंकि मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब को हम मेन वर्ब के साथ यूज करते हैं इसलिए इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब भी मानते हैं. They don't change their form according to subject or tense, voice and mood. अब इस लाइन को देखने के बाद आप ये सोचेंगे कि क्यों नहीं ये चेंज करते हैं अपना फॉर्म. जैसे कि हमने प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब में देखा था कि वो अपने फॉर्म को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, टेंस, वॉइस एंड मूड चेंज करते जाते हैं. जैसे कहीं हम हैज का यूज करते थे तो हैव का, डू का करते थे तो डज का या इज, एम, आर का प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब में वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होते जाते थे. लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब के साथ ऐसा नहीं है. अगर हम ही के साथ जो मॉडल ऑक्सिलरीज यूज करेंगे वही हम शी के साथ, वही आई के साथ, वही दे के साथ कर सकते हैं. तो कैसे होते हैं ये मॉडल ऑक्सिलरीज इसको हम डिटेल में देखते हैं. दे आर यूज्ड टू शो 4P as permission, prohibition, probability, possibility, ability, advice and obligation. यानी जो मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं ये यूज किए जाते हैं क्या दिखाने के लिए? 4P. इस 4P में आएगा परमिशन, प्रोहिबिशन, प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी. इसके अलावा एबिलिटी दिखाने के लिए, एडवाइस करने के लिए और ऑब्लिगेशन के लिए. सो लेट्स प्रोसीड एंड गेट इट इन डिटेल. सो व्हाट आर द मॉडल ऑक्सिलरीज? दे आर कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ought to, need and dare. So now we will read about it in detail. तो आप एक एक करके इन सारे मॉडल ऑक्सिलरीज को समझिए, इनके यूजेस को देखिए और फिर देखिए ये बहुत इजी होगा आपके लिए इनसे सेंटेंसेस बनाना या इनको अपने डेली रूटीन में यूज करना. सो विल स्टार्ट विथ कैन. हम कैन का यूज करते हैं टू एक्सप्रेस एबिलिटी और कैपेसिटी. यानी एबिलिटी और कैपेसिटी दिखाने के लिए, अपने सामर्थ्य और क्षमता को दिखाने के लिए. जैसे ही कैन वॉक 4 miles an hour. वो 1 घंटे में 4 किलोमीटर चल सकता है. तो ये उसकी एबिलिटी है, उसकी कैपेसिटी है कि वो ये काम कर सकता है. I can jump from height. I can write, I can read. ये हमारी कैपेसिटी को दिखाएगा, हमारे सामर्थ्य को दिखाएगा और इसलिए हम यहाँ can का यूज करेंगे. To express परमिशन, जहां हम परमिशन की बात करेंगे वहां भी हम कैन का यूज करते हैं. जैसे इफ यू हैव फिनिश्ड योर वर्क यू कैन गो होम. यानी अगर तुमने अपना काम खत्म कर लिया तो तुम घर जा सकते हो. यहाँ तुम्हें परमिशन मिल रही है घर जाने के लिए. इफ यू कम टू माई होम आई कैन हेल्प यू. अगर तुम मेरे घर आते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ. यानी सामने वाला बता रहा है कि वो परमिशन दे रहा है, अपने परमिशन को एक्सप्रेस कर रहा है कैन के थ्रू. Now in next, to express possibility or its absence in the interrogative and negative sentences. यानी हम can का यूज उन जगहों पे भी करते हैं जहां हम किसी क्वेश्चन को या नेगेटिव सेंटेंसेस को दिखा रहे हैं. जैसे आप अगर किसी से कुछ पूछ रहे हैं, कुछ आपको सरप्राइज चीजें मिली और उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, यू कैन आस्क कैन इट बी ट्रू. यानी यहां आप एक क्वेश्चन अराइज करते हैं. इट कैन नॉट बी ट्रू यानी नेगेटिविटी की बात हो रही है, वहां भी हम कैन का यूज कर सकते हैं. नाउ कुड. अब कुड क्या होता है? इट इज पास्ट फॉर्म ऑफ कैन. ये कैन का पास्ट फॉर्म होता है या पास्ट इक्विवेलेंट होता है.
I could run 20 miles when I was young. यानी जब मैं यंग था तब मैं 20 माइल चल सकता था. यानी ये हम पास्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम could का यूज कर सकते हैं. They could complete the task. वो टास्क कंप्लीट कर सकते थे, यानी पास्ट का कोई काम था जिसको वो कंप्लीट कर सकते थे. As less पॉजिटिव वर्जन ऑफ कैन, यानी हम कुड का वहां पे भी यूज करते हैं जहां पर हमें लगे कि जो काम है, जो चीजें हैं हो रही हैं, उसकी संभावना कम है. जैसे इट कुड बी ट्रू, ये सही हो सकता है. यानी पूरी तरह से आपको ऐसा लग नहीं रहा है कि ये जो बात कही गई है वो सही है, तो वहां आप कुड का यूज कर सकते हैं. कुड आई गेट सम लोन, जहां आपको ये लगे कि जहां से हमें लोन लेना है वहां पॉसिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल ही लेस पॉसिबिलिटी है, 10%, 20%, तो वहां आप कुड का यूज कर सकते हैं. इन आर नेक्स्ट, टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी हम कुड का यूज एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं, जहां आप कैन का यूज नहीं कर सकते. मीन्स कैन इज नॉट यूज फॉर मच पोलाइट रिक्वेस्ट, लेकिन कुड का यूज हम वहां पर कर सकते हैं. कुड यू लीव द बुक हियर, सामने वाले से आप बुक छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो वहां एक पोलाइट रिक्वेस्ट की बात हो रही है, सो यू कैन यूज कुड ओवर देयर. कुड यू पास द बुक, सपोज सामने आपके कोई सीनियर बैठा है जिससे आपको कोई बुक चाहिए, तो एक पोलाइट रिक्वेस्ट वहां जरूरत होती है, सो ओवर देयर यू कैन यूज कुड. इन आवर नेक्स्ट वी विल सी मे. टू एक्सप्रेस परमिशन, जहां परमिशन की बात हो, यू मे लीव नाउ, ही मे सिट देयर, यानी जहां एक परमिशन दिखाया जाए, एक पोलाइट परमिशन दिखाया जाए, वहां हम मे का यूज करते हैं. टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी जहां हमें कोई सकारात्मक वाक्य बताना हो, सकारात्मक चीजें दिखानी हो, वहां पर हम मे का यूज करते हैं और वहां पॉसिबिलिटी होनी चाहिए. जैसे इट मे रेन टुडे, आपको ऐसा देख के लग रहा है मौसम को कि आज बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी है वहां पर, सो यू कैन यूज मे ओवर देयर. दे मे रिच दिस मॉर्निंग, मतलब ऐसा लग रहा है कि आज वो सुबह पहुंच सकते हैं, फुल पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है. ओवर देयर ऑल्सो यू कैन यूज मे. टू एक्सप्रेस विश, हम विश के लिए भी मे का यूज करते हैं. जैसे स्पेशली हम बर्थडेज के टाइम, एनिवर्सरीज के टाइम इस तरह के सेंटेंसेस यूज करते हैं. मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, तो विश दिखाने के लिए भी हम मे का यूज करते हैं. नाउ माइट एज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे, यानी मे के पास्ट फॉर्म में हम माइट का यूज कर सकते हैं. आई फेल्ट इट माइट रेन, जहां प्रोबेबिलिटी लग रही हो, संभावना लग रही हो कि बारिश हो सकती है, यानी पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं है, वहां हम माइट का यूज कर सकते हैं. ही सेड द गेस्ट माइट लीव, मीन्स परमिशन है कि आप गेस्ट जा सकते हैं, तो कंफर्मेशन नहीं है वहां पे, लेकिन आपको एक प्रोबेबिलिटी की तरह दिख रही है कि हाँ अब गेस्ट जा सकते हैं, परमिशन दे रहे हैं आप, वहां भी आप माइट का यूज कर सकते हैं. नाउ लेस पॉजिटिव वर्जन ऑफ मे, मतलब जहां आप मे का यूज करना नहीं चाहते हैं, वहां हम माइट का यूज कर सकते हैं, लेकिन लेस पॉजिटिव वर्जन में, मतलब इट माइट प्रूव डिफिकल्टी, जहां आपको लगता है कि प्रॉब्लम हो सकती है, कंफर्मेशन नहीं है कि हो सकती है नहीं, लेकिन वो 50-50 वाले चांसेस जो हैं किसी काम को करने में, वहां पर हम माइट का यूज कर सकते हैं. टू एक्सप्रेस अ डिग्री ऑफ डिससेटिस्फैक्शन और रिप्रोच, जहां हमें कोई काम करना हो लेकिन एक डिससेटिस्फैक्शन वाली बात आ रही हो, वहां हम माइट का यूज कर सकते हैं. यू माइट लर्न नॉट टू प्ले रिस्की शॉट्स. मस्ट, टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन और फिक्स डिटर्मिनेशन. मस्ट का यूज हम वहां करेंगे जहां बहुत जरूरत है कोई चीज की, या जहां आपको किसी की बात को मानना बिल्कुल ही जरूरी हो. फिक्स डिटर्मिनेशन हो कि ये काम करना ही करना है. जैसे आई मस्ट फिनिश द चैप्टर टुडे, मतलब डिटरमाइन कर लिया आपने कि इस चैप्टर को मैं आज फिनिश कर लूंगा, कर लेना चाहिए. बस डिटरमाइंड हो आप, जरूरत है आपकी कि नहीं, एनी हाउ बाय हुक और बाय क्रुक यू हैव टू कंप्लीट इट. ओवर देयर यू विल यूज मस्ट. शैल, अब शैल का यूज जैसा कि आपने देखा है कि ये फ्यूचर टेंस में होता था. नाउअडेज वी आर नॉट यूजिंग शैल, हम विल ही यूज करते हैं, आई के साथ भी और अदर पर्संस के साथ भी. बट शैल का अगर हम दूसरी जगह मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में यूज देखें,
तो टू एक्सप्रेस अ कमांड, अ प्रॉमिस और अ थ्रेट इन द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। सेकेंड और थर्ड पर्सन में किसी कमांड को, किसी प्रॉमिस को या फिर किसी थ्रेट यानी धमकी को दिखाने के लिए भी शैल का यूज करते हैं। जैसे he shall not inherit a penny from me, वो मुझसे 1 रुपया भी नहीं लेगा, 1 पैसा भी नहीं लेगा, यानी ये बिल्कुल ये थ्रेट की तरह है। यहां भी हम shall का यूज करेंगे। नाउ should as the past equivalent of shall के past equivalent के रूप में हम should का यूज करेंगे। I thought that I should finish my work, मैंने सोचा कि मुझे अपना काम खत्म कर लेना चाहिए। यहां भी हम should का यूज करेंगे। या फिर बहुत जगह पे जैसे I should complete my work, you should write a letter, जहां किसी काम को चाहिए के रूप में हम यूज कर रहे हैं वहां भी हम should का यूज करते हैं। नाउ टू एक्सप्रेस ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, जैसा मैंने आपको इसमें बताया कि जब हम किसी ड्यूटी को, किसी काम को कर लेना चाहिए, किसी की कही हुई बात को कंप्लीट कर लेना चाहिए, वहां भी हम शुड का यूज करते हैं। वी शुड केयर फॉर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमें अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रति सतर्क रहना चाहिए। तो आप एक चीज दिमाग में रख सकते हैं कि जो मस्ट है वो होता है फॉर कंपल्सरी थिंग, कि बिल्कुल मुझे कर ही लेना है बाय हुक और बाय क्रुक। लेकिन शुड होता है फॉर नॉर्मल, जैसे मुझे खाना चाहिए, मुझे गाना चाहिए, मुझे खेलना चाहिए, यहाँ पर हम शुड का यूज करते हैं। लेकिन जहाँ कंपल्सरी है, जैसे मुझे स्कूल जाना ही चाहिए, मुझे ऑफिस का काम करना ही चाहिए, जो मैंडेटरी है आपके लिए, वहां आपको मस्ट का यूज करना पड़ता है। टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, जहां संभावना हो, लगे कि हाँ इस समय पे वो वहां होना चाहिए, इस समय पे राम को खाना खाना चाहिए, प्रोबेबिलिटी है, उस जगह पर भी हम शुड का यूज करते हैं। जैसे ही शुड बी एट द बुक स्टॉल, सपोज कोई पर्टिकुलर टाइम है और उस पर्टिकुलर टाइम में वो आदमी बुक स्टॉल पे रहता है, तो ये एक प्रोबेबिलिटी है जिसे हम दिखा रहे हैं शुड के जरिए। विल का यूज हम नॉर्मली करते हैं फ्यूचर टेंस के साथ, जो आपको मैंने अपने टेंस के वीडियोस में बताया है। और अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हैं और टेंस की वो वीडियो देख सकते हैं, जहां पे आपको विल के फ्यूचर टेंस में यूजेस मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ जब हम मॉडल ऑक्सिलरीज की बात कर रहे हैं तो यहाँ विल का यूज हम करेंगे टू एक्सप्रेस द इंटेंशन ऑफ द स्पीकर, स्पीकर के इंटेंशन को दिखाने के लिए। I'll prove it right, मीन्स मैं इसको एनी हाउ प्रूव करूंगा कि ये राइट है, मेरा फुल इंटेंशन है कि हाँ इसको मुझे राइट प्रूव करना है। सो ओवर हियर वी विल यूज विल। टू एक्सप्रेस कैरेक्टरिस्टिक हैबिट, किसी की जो हैबिट है, मतलब वो उसकी आदत बन चुकी है, शुरू से वो उसकी आदत है, उसके कैरेक्टर में शामिल है, वहां भी हम विल का यूज करेंगे। She will write the poem for 4 hours, 4 घंटे तक पोएम लिखेगी, यानी वो उसकी आदत है, वो उसके कैरेक्टरिस्टिक में है किसी राइट्स पोएम फॉर 4 hours, तो यहां भी हम will का यूज करेंगे। टू एक्सप्रेस द assumption और probability, यानी किसी संभावना को जब हमें दिखाना हो तो हम वहां पर भी will का यूज करते हैं। It will be clear and shiny day tomorrow, यानी मौसम को देखते हुए लग रहा है कि कल बिल्कुल ही साफ सुहाना मौसम होगा, तो ये एक अजम्पशन है, एक प्रोबेबिलिटी है जिसको हम दिखा रहे हैं विल के थ्रू। नाउ वुड एज द पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ विल, वुड यहाँ पे विल का पास्ट इक्विवेलेंट होगा। He said that he would teach me every day, उसने मुझसे कहा कि वो मुझे हर रोज पढ़ाएगा, तो यहाँ हम विल को वुड में कन्वर्ट कर रहे हैं एज पास्ट इक्विवेलेंट, यानी जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे उसमें हमें ये पता चलेगा कि किस तरह से हम विल को वुड में चेंज कर देते हैं। टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, यानी हमारे जो हैबिट में है उसको भी दिखाने के लिए हम वुड का यूज करते हैं। शी वुड फीड द डॉग्स बिफोर गोइंग टू ऑफिस, यानी ये उसकी आदत में शुमार है कि वो ऑफिस जाने से पहले अपने डॉग्स को फीड करेगी। सो हियर वी आर शोइंग हैबिचुअल एक्शन। टू एक्सप्रेस मच पोलाइटनेस, जहां आपको अपनी पोलाइटनेस को दिखाना है, बहुत ज्यादा पोलाइटनेस को दिखाना है, जैसे वुड यू अलाउ मी इन द पार्टी, मीन्स आप किसी से पूछ रहे हो कि क्या वो पर्सन आपको पार्टी में बुलाएगा, तो यहाँ आप बहुत पोलाइट होके ये बात पूछते हो। ओवर देयर यू विल यूज वुड। टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, संभावना के केस में the match would be over now, अब तक तो मैच खत्म हो गया होगा, आपको ये संभावना लग रही है, कहीं मैच चल रहा है और आप एक assumption ले रहे हो कि अब तक खत्म हो गया होगा, वहां भी आप would का यूज करेंगे।
टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, जहां आपको एक बहुत बड़े डिजायर को दिखाना हो, बहुत ही ग्रेसफुल, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर, जैसे आई विश आई वुड बी एट होम ड्यूरिंग दिवाली सेलिब्रेशन, काश कि मैं दिवाली के समय घर पे रहा होता। मीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर है, बिल्कुल अंदर से निकला हुआ डिजायर, तो यहां भी आप वुड का यूज करेंगे। नाउ नीड, तो ऑक्सिलरी नीड डिनोट्स नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन। अब नीड ऑक्सिलरी वर्ब जो है ये दिखाता है नेसेसिटी को या ऑब्लिगेशन को। ही नीड्स टू बी केयरफुल, उसे केयरफुल होना चाहिए, तो यहां हम नीड का यूज करेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑट, टू एक्सप्रेस मोरल ऑब्लिगेशन, डिजायरेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, जहां हम मोरल ऑब्लिगेशन को दिखाते हैं, डिजायर को दिखाते हैं या किसी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी को दिखाते हैं। जैसे वी ऑट टू सर्व अ फेलो मैन, यहाँ ये आपका मोरल ऑब्लिगेशन है कि नहीं भाई हमारे साथ जो लोग हैं उनकी सेवा हमें करनी चाहिए, उनकी बातें माननी चाहिए, तो यहाँ हमें ऑट का यूज करना होता है। यू ऑट टू गेट मैरिड नाउ, एक डिजायर है कि नहीं तुम्हें अभी शादी, अब तो शादी कर ही लेनी चाहिए, यहाँ भी हम ऑट का यूज करेंगे। इट ऑट टू रेन, यहाँ बिल्कुल संभावना है कि हाँ बारिश आज होगी ही होगी, होनी ही चाहिए, वहां भी हम ought का यूज करते हैं। और एक नोट कर लीजिएगा आप कि और जो होता है वो हमेशा ही फॉलो किया जाता है एन इन्फिनेटिव विथ टू, मीन्स जो भी ought के बाद वर्ड का यूज हम करेंगे उसके पहले हम टू का यूज करेंगे। जैसे इट ought टू रेन, रेन के पहले टू, यू ought टू गेट, गेट के पहले टू, वी ought टू सर्व, सर्व के पहले टू, मीन्स जो भी हम वर्ब यूज करेंगे उसके पहले हम टू का यूज करेंगे। नाउ यूज टू, इसका यूज हम करते हैं टू एक्सप्रेस अ डिसकंटिन्यूड हैबिट, वो हैबिट जो कि अब डिसकंटिन्यू हो गई हो या करीब करीब खत्म हो गई हो। ही यूज टू विजिट पार्क व्हेन ही वाज यंग, मीन्स वो पार्क घुमा करता था जब वो यंग था, अब उसकी वो हैबिट खत्म हो गई है, वो पहले किया करता था। जैसे आई यूज टू विजिट डॉक्टर्स व्हेन आई वाज इल, अब मैं बीमार नहीं हूं तो अब मैं नहीं जाता हूं, पहले मैं जाया करता था डॉक्टर के पास, तो ओवर देयर यू विल यूज used to. Now, the last one is dare. As a mean verb, dare means challenge, as in he dared me to fencing. Means dare as a mean verb की तरह हम use करते हैं, तो dare का मतलब होता है कहीं पे challenge करना। Means suppose जैसे कुछ हिंदी examples मैं आपको बताती हूँ, तुम्हें हिम्मत नहीं है करने की, you dare not to do this. तो इस तरह के जो examples रहेंगे वो हमारे dare में आते हैं, तो dare का मतलब यहाँ एक चैलेंज के रूप में होता है। He dared me to fencing. So over here we have completed our model auxiliaries verb, और मुझे लगता है कि आपको एक एक पॉइंट इसमें क्लियर हो गया होगा। So stay connected with Mama's Academy. Live happy. Thank you.